जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए जीके की एक और मॉक टेस्ट सीरीज़ में लेके आया हूं। तो शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट बिना देर किए हुए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय किस शहर में है? दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकारों के लिए कार्य करने वाली एक संस्था है, गैर सरकारी संगठन है और इसका मुख्यालय लंदन में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन। ठीक है दोस्तों, किसके लिए काम करती है ये? तो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है, मानव अधिकारों के लिए काम करती है। तो ये आप याद रखना, आपसे पूछा जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, रेडियो का आविष्कार जो किया वो किया था मार्कोनी ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, रेडियो का आविष्कार करने वाले हैं मार्कोनी। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें एडिशन, तो एडिशन ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था, इलेक्ट्रिक बल्ब एडिशन। और ग्राहम बेल ने क्या बनाया? ग्रामोफोन। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? तो रेडियो का आविष्कार मार्कोनी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय भाषा अनुसंधान संस्थान किस शहर में है? तो दोस्तों, भारतीय भाषा अनुसंधान संस्थान ऑप्शन डी मैसूर में है। मैसूर कर्नाटक का एक शहर है और इसे भारत में चंदन का शहर कहा जाता है। क्लियर? अगर आप भाषा की बात करें तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान में भाषाओं की अनुसूची कौन सी है? तो 8वीं अनुसूची है। क्लियर दोस्तों? और भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। हिंदी के बाद में बांग्ला भाषा दूसरे नंबर पे बोली जाती है। क्लियर? याद रखिएगा। तो भारतीय भाषा अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिलीव किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? दोस्तों, क्रिकेटर की आत्मकथा पूछी गई है तो सुरेश रैना इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी। सुरेश रैना की आत्मकथा है बिलीव। एक चीज मैं बता दूं, सौरभ गांगुली की आत्मकथा क्या है? तो सेंचुरी इज़ नॉट एनफ। सेंचुरी इज़ नॉट एनफ। ये किसकी आत्मकथा है? तो ये आपकी आत्मकथा है सौरभ गांगुली की। क्लियर? याद रखना। युवराज सिंह की कौन सी है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की आत्मकथा है। क्लियर? सचिन की आप जानते हैं प्लेइंग इट माई वे। बिलीव किसकी है? सुरेश रैना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किस शहर में है? दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ऑप्शन बी हैदराबाद में है। हैदराबाद। और ये जो पुलिस अकादमी थी इसकी स्थापना 1948 में हुई और ये जो पुलिस अकादमी थी बनी थी कहाँ पर? माउंट आबू में। लेकिन इसका मुख्यालय या परिसर कहाँ पर है? वो हैदराबाद में है। दोस्तों, अगर हम बात करें, क्या आपको पता है कि भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं भारत में। आईएएस होता है, आईपीएस होता है और भारतीय वन सेवा आईएफएस होता है। तो भारत में जो आईपीएस की ट्रेनिंग होती है ना, वो कहाँ होती है? आईपीएस की ट्रेनिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में होती है। क्लियर? याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। और ये अखिल भारतीय सेवाएं जो थी ये राज्यसभा के द्वारा शुरू की जाती हैं। आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन और समापन के बारे में बात की गई है। क्लियर? याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के उपनाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, भारत में द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा गया? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, दादा भाई नेहरूजी को कहा जाता है। दादा भाई नेहरूजी। क्लियर? याद रखिएगा। दादा भाई नेहरूजी एक पारसी व्यापारी थे और ये ब्रिटेन की संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय भी थे। इनकी किताब भी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये बुक आप जरूर याद रखना, ये काफ़ी आती है एग्जाम में। दादा भाई नेहरूजी की है। क्लियर? आपसे पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंद स्वराज ये पुस्तक किसने लिखी है? तो महात्मा गांधी की पुस्तक है हिंद स्वराज। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ इनकी आत्मकथा का नाम है। क्लियर? यहाँ पे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर। इनकी एक रचना याद रखिएगा, काबुली वाला, गोरा और गीतांजलि। ये जो कहानियाँ हैं वो किसकी हैं? तो काबुली वाला कहानी है रविंद्रनाथ टैगोर की। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? जवाब होगा महात्मा गांधी ने दी थी। तो आपसे पूछा गया था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी दादा भाई नेहरूजी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों, पोंगल त्यौहार जो होता है वो तमिलनाडु में होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और जब पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में होता है ना, तो एक खेल भी खेला जाता है और इस खेल का नाम है जल्लीकट्टू। तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु का त्यौहार है। ठीक है? और ये
मतलब खेल भी है और त्यौहार भी है, पोंगल के अवसर पे खेला जाता है। दोस्तों क्या भी आपको पता है कि तमिलनाडु का एक क्लासिकल डांस भी है भरतनाट्यम। तमिलनाडु का एक क्लासिकल डांस भी है जिसका नाम है भरतनाट्यम, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। क्लियर। अच्छा, तमिलनाडु का एक डांस और आपको याद रखना है भरतनाट्यम के अतिरिक्त, वो है आपका कुम्मी। कुम्मी और करगम, ये दो डांस आपके एग्जाम में और पूछे जाते हैं, कुम्मी और करगम। और तमिलनाडु का एक त्यौहार भी है थाईपूसम। तो थाईपूसम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? जवाब होगा तमिलनाडु में मनाया जाता है। अच्छा, केरल में कौन सा होता है? तो केरल में होता है ओणम। ओणम केरल का त्यौहार है और पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। तो आपसे पोंगल ही पूछा गया था, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई है 1961 में, और इसके लिए जो पैसा मिलता है वो राशि है आपकी 15 लाख रुपये। 15 लाख। तो ये खेलों के लिए दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, अर्जुन पुरस्कार खेलों के लिए मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों नेपाल की बात करें तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल है आपका वॉलीबॉल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, वॉलीबॉल। अच्छा, भूटान की अगर बात करते हैं हम, तो भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, भूटान का तीरंदाजी है। इंग्लैंड का पूछे आपसे तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट। भारत का राष्ट्रीय खेल कोई भी नहीं है, हॉकी मत लगाना, ठीक है, क्योंकि भारत में किसी एक खेल को राष्ट्रीय खेल का दर्जा नहीं दिया गया। भारत सभी खेलों का समान रूप से संरक्षण करता है, उनका प्रचार प्रसार करता है। क्लियर, याद रखिएगा। तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल भी है वॉलीबॉल ही। डूरन कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों डूरन कप, संतोष ट्रॉफी, ये सारे जो कप हैं आपके वो फुटबॉल में होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, डूरन कप फुटबॉल के लिए होता है। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति का प्रावधान करता है? दोस्तों राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति आर्टिकल 213 में लिखी गई है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, आर्टिकल 213। दोस्तों आपको पता है कि राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? जवाब होगा 35 वर्ष। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। क्लियर, याद रखिएगा। और राज्यपाल का पद भारत में कहाँ से लिया गया? तो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से लिया गया है। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों थॉमस कप की बात करें तो थॉमस कप होता है बैडमिंटन के लिए। ऑप्शन बी, ये पुरुष बैडमिंटन के लिए होता है। और इसका एक कप और होता है उबेर कप। उबेर कप महिला बैडमिंटन के लिए होता है, याद रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि डेविस कप किस खेल के लिए होता है, तो डेविस कप टेनिस के लिए होता है। तो डेविस कप टेनिस के लिए, थॉमस कप बैडमिंटन के लिए, उबेर कप बैडमिंटन के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम लिखने वाले व्यक्ति कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और भारत में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये आप याद रखना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन होता है और इनकी किताब है इंडिया विंस फ्रीडम। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया बाल गंगाधर तिलक, इनकी किताब आपके एग्जाम में आती है द ओरियन। तो द ओरियन पुस्तक किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। और द अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी? द अनहैप्पी इंडिया ये लिखी है लाला लाजपत राय ने। द अनहैप्पी इंडिया, द अनहैप्पी इंडिया ये लाला लाजपत राय ने लिखी है। तो ये दोनों किताबें आपको याद रखनी है, ओरियन तिलक की और अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बेटी कल्चर का संबंध किससे है? दोस्तों बेटी कल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी सॉरी, बेटी कल्चर अंगूर की खेती। अच्छा, रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं? तो सेरी कल्चर बोला जाता है। रेशम कीट पालन को बोला जाता है सेरी कल्चर, सेरी कल्चर। तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। सब्जियों की खेती क्या होती है? ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर सब्जियों की खेती होती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ओलेरी कल्चर सब्जियों की खेती। मछली पालन के लिए क्या होता है? तो पिसी कल्चर। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? दोस्तों अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है अनुच्छेद 17। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत के उन्मूलन या अनटचेबिलिटी का अबॉलिशन किया गया है। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? दोस्तों डोगरी भाषा की बात करें तो ये बोली जाती है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है,
डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर। क्लियर, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर, और श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे है, झेलम नदी के किनारे है। तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है, ये भी आपको याद रखना है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि झेलम नदी जो है वो वेरीनाग और शेषनाग झील के पास से निकलती है। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा, जम्मू कश्मीर के 3 डांस याद रखना। एक रऊफ डांस जम्मू कश्मीर में होता है। हीकत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो हीकत भी जम्मू कश्मीर का है। और दुमहल, तो रऊफ, हीकत और दुमहल कहाँ के डांस हैं, तो जम्मू कश्मीर के ही डांस हैं। क्लियर, याद रखिएगा। तो डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। दाचिगाम नेशनल पार्क भी है यहाँ पे। नेक्स्ट है, सौरमंडल के वे ग्रह कौन से हैं जिनका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब बुध और शुक्र, इनका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। क्लियर, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह है जो सबसे चमकीला है, तो शुक्र ऐसा ग्रह है जो सबसे चमकीला है। इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा, ये सब किसके हैं, तो ये शुक्र ग्रह के ही उपनाम है। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। और भारत का मंगलयान का नाम क्या था, मोम, मार्स ऑर्बिटर मिशन। और मार्स ऑर्बिटर मिशन PSLV-C-25 के द्वारा लॉन्च किया गया था 2013 में। तो भारत का मंगल मिशन का नाम था मार्स ऑर्बिटर मिशन, मोम कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा बुध और शुक्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शांति का नोबेल देने के लिए सेरेमनी किस शहर में होती है। तो पहली बात तो आप याद रखना कि नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई, 1901 में। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में मिलते हैं। 5 जो मिलेंगे आपको मिलेंगे स्कॉटलैंड में, स्टॉकहोम में, और सॉरी स्कॉटलैंड बोल दिया, स्टॉकहोम है स्वीडन की राजधानी। तो 5 मिलते हैं स्टॉकहोम में, और 1 मिलेगा आपका ओस्लो में। और ओस्लो में कौन सा मिलता है, शांति का नोबेल। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, शांति का नोबेल जो है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। क्लियर, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। ये जरूर याद हो कि नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुए थे, 1901 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मैटर ऑफ डिस्क्रिशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है। तो मैटर ऑफ डिस्क्रिशन इंद्र कुमार गुजराल की आत्मकथा है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, इंद्र कुमार गुजराल। क्लियर दोस्तों, आपसे पूछा जाता है तो आप इसको याद रखिएगा। अच्छा, PV नरसिम्हा राव की जो पुस्तक है इसका नाम क्या है, द इनसाइडर। द इनसाइडर, ये जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, तो PV नरसिम्हा राव ने लिखी है, द इनसाइडर। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन के बीच लड़ी गई। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी अप्रैल 1526 में। तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ाई लड़ी गई, जिसमें बाबर गन पाउडर का इस्तेमाल करता है और इब्राहिम लोदी की सेना को हरा देता है। तो ये आप याद रखना, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई। इसमें क्या हुआ कि भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हो जाता है इसी लड़ाई के बाद। तो आप याद रखिएगा, बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी इसमें हार जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्लियर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, GST परिषद का मुख्यालय किस शहर में है। दोस्तों, GST एक अप्रत्यक्ष कर है और GST परिषद जो है ना, इसका गठन राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 279(a) के तहत। तो अनुच्छेद 279(a) के तहत नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, नई दिल्ली, आप याद रखिएगा। और GST परिषद जो है इसमें जो टोटल मेंबर है वो कितने हैं, 33। और इसका अध्यक्ष हमेशा भारत का वित्त मंत्री होता है। GST परिषद का जो अध्यक्ष है वो भारत का वित्त मंत्री होता है। और भारत में GST दिवस कब होता है, 1 जुलाई को होता है। दुनिया में सबसे पहले GST किसने बनाया था, तो फ्रांस ने बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसरो द्वारा आदित्य एल1 मिशन सूर्य का अध्ययन करने के लिए कब लॉन्च किया गया था। दोस्तों, सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का पहला सोलर मिशन है आदित्य एल1, और ये लॉन्च हुआ था 2 सितंबर 2023 को। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था, ये आप याद रखिएगा। क्लियर, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है, तो 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, 149.6 मिलियन किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है। क्लियर, याद रखिएगा। तो 2 सितंबर 2023 को इसरो ने आदित्य एल1 लॉन्च किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वर्तमान में 500 रुपये के मुद्रा नोट का साइज कितना है। तो मुद्रा नोट का साइज है 66 × 150। 500 रुपये के नोट का साइज 66 × 150 mm है। क्लियर दोस्तों, याद रखना। अच्छा, भारत में मुद्रा नोट कौन जारी करता है, तो मुद्रा नोट RBI जारी करता है। लेकिन ध्यान रखना, RBI 1 रुपये का नोट नहीं बनाता। 1 रुपये का नोट छापने का काम भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का है। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय मुद्रा के भाषा पैनल में कितनी भाषाएं हैं, तो 15 भाषाएं हैं। ठीक है, कितनी है, 15। नेक्स्ट है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार जो दिया गया है वो अनुच्छेद 226 के तहत दिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की जा सकती है और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। क्लियर दोस्तों। अच्छा, हमारे संविधान में कितने प्रकार के रिट का प्रावधान है? तो 5 प्रकार के रिट का प्रावधान है और ये रिट का जो कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया था? ब्रिटेन के संविधान से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय किस शहर में है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय ऑप्शन डी लंदन में है। लंदन में है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय। क्लियर दोस्तों, लंदन में कॉमनवेल्थ देशों का मुख्यालय भी है। कॉमनवेल्थ देशों का मुख्यालय लंदन में है, तो ये भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे लिखा गया आपका वियना। वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जवाब होगा आपका वियना में। और ओपेक का मुख्यालय भी कहाँ पर है? वियना। ओपेक मतलब पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह ओपेक। ओपेक का मुख्यालय भी वियना में है। जेनेवा में आप जानते हैं WHO का मुख्यालय है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। बहुत सारे हैं, तो ये आप याद। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में GST का प्रारूप किस समिति ने तैयार किया था? दोस्तों, भारत में GST का जो प्रारूप है वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। कनाडा के जो GST है उसके मॉडल भारत में लिया गया है और इसका प्रारूप तैयार किया था असीम दास गुप्ता समिति ने। तो GST का प्रारूप तैयार करने वाली समिति है असीम दास गुप्ता समिति। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा, GST जो है इसके कितने भाग हैं? 4। CGST है, SGST है, UTGST है और IGST है। तो GST के 4 भाग हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो राष्ट्रपति त्यागपत्र देगा उपराष्ट्रपति को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, लखनऊ। क्लियर, याद रखिएगा, लखनऊ में स्थित है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। आपसे पूछा जाता है तो आप इसको याद रखें। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे? तो गोमती नदी के किनारे है। और लखनऊ उत्तर प्रदेश की आंशिक राजधानी कब बना था? 1920 में। और इसको पूर्ण राजधानी का दर्जा कब मिला था? 1935 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? दोस्तों, स्विट्जरलैंड की मुद्रा है फ्रैंक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और इसकी राजधानी क्या? बर्न। बर्न इसकी राजधानी है, मुद्रा है फ्रैंक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय किस शहर में है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुजाने में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, लुजाने। और ओलंपिक दिवस कब होता है? 23 जून को होता है, 23 जून। दोस्तों, ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले मॉक टेस्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ GK पॉइंट।